हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सत्येंद्र सर केमिस्ट्री चैनल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को समझेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि अगर इस केमिस्ट्री को हम देखते हैं तो ये केमिस्ट्री हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या स्कोप है हमारी लाइफ में, इन सब बातों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो स्टार्ट होती है व्हाट इज केमिस्ट्री से। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री देखो बेसिकली रिलेट करती है मैटर से। ठीक है। केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? साइंटिफिक स्टडी है मैटर का, उसके कॉम्पोजिशन का, स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज का और चेंजेस का जो है केमिकल रिएक्शंस में हो रहे हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री इसी बातों को करती है। ठीक है। एंड इट इज द सेंटर ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है। नेचुरल साइंस का सेंटर भी केमिस्ट्री है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे सब्सटेंस हैं वो कैसे बने हैं। ठीक है। किसके बने हैं, कैसे बने हैं और क्यों वो रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। देन हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए इतना मैटर क्यों करती है, हमें केमिस्ट्री को क्यों जानना है, क्यों पढ़ना है। तो एज अ साइंस स्टूडेंट तो आपको जानना ही चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको कि आप एज अ केमिस्ट्री जानोगे। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बात करें तो कुकिंग फूड यानी खाना बनाने से लेकर के मेडिसिन बनाने तक हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। फ्यूल बनाते हैं, आज के टाइम प्लास्टिक है, बैटरीज हैं। ठीक है। एडवांस्ड मटेरियल बना रहे हैं, तो इन सारी बातों को हम केमिस्ट्री के अंडर में ही पढ़ते हैं। देन इट हेल्प्स कन्वर्ट रॉ रिसोर्सेज, जो हमारे जो रॉ रिसोर्सेज है, कच्चे जो आइटम्स हैं। ठीक है। उनको यूज करके हम यूजेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम पेट्रोलियम, जो हमारा क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल से हम बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सबको हम बनाते हैं। ठीक है। इवन दो एलपीजी बनता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इन सभी चीजों को हम बनाते हैं विद हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। देन इम्प्रूव्स हेल्थ, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी ड्रग्स, मेडिसिन बनती है। ठीक। एंड केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड टूल्स टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ना, एनर्जी को लेकर के, इन्वायरमेंट का जो कंसर्न हमारे पास, फूड की क्राइसिस है कि अच्छा फूड कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड कैसे मिलेगा, तो दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन दी केमिस्ट्री। ठीक है। हम केमिस्ट्री से उस बात को रिलेट कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक के लिए हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ना, कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पहली बात तो जो इसमें पढ़ेंगे दैट इज हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट केमिस्ट स्टडी, जो केमिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। ठीक है। वो क्या स्टडी करते हैं। ठीक है। देन वी विल लिस्ट एंड एक्सप्लेन मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। यू विल लर्न और कि कितनी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, कहाँ कहाँ पर हम केमिस्ट्री को किस किस एरिया में यूज कर सकते हैं। देन रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट में, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में क्या रोल है। देन वी विल अंडरस्टैंड द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। ठीक है। दैट मीन्स कि वो साइंस के अदर जो पार्ट हैं उनसे कैसे रिलेट करता है, उनसे कैसे कनेक्ट करता है। देन वी विल अप्रिशिएट द एथिकल एंड सोसाइटल implications ऑफ केमिकल रिसर्च। ठीक। तो हमारे जो एथिकल और सोसाइटल implications है केमिस्ट्री का, यानी कि हमारे सोसाइटी में क्या रोल है केमिस्ट्री का, हम पॉल्यूशन है, हम ग्रीन केमिस्ट्री, इन सब की बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। देन हम बात करते हैं फर्स्ट वन दैट इज केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस। तो देखो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल नॉलेज। ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो विदाउट केमिकल नॉलेज हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में देखो, तो प्रिजर्वेटिव हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, इट इज रिटन हियर सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है, और इस प्रिजर्वेटिव को हम यूज करते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, फूड को काफी दिन तक सेफ रखने के लिए। तो अगर उसकी जो प्रॉपर अमाउंट है, कैसे सोडियम बेंजोएट बनता है, इन सब बातों को समझना तो जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है।
ठीक। देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब के डाइजेशंस, इनका बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन जाएगा, इन सब को फूड के अंदर में ही पढ़ते हैं। ठीक है। क्लीनिंग एजेंट्स सोप्स और डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। देन कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर लाइक शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, इन सबको हम यूज करते हैं। तो कितना ये हमारे बॉडी के लिए सेफ है, ठीक है, कितना इनका इफेक्टिवनेस है, इन सारी बातों को भी हम इसी केमिस्ट्री के थ्रू समझते हैं। देन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, लाइक ब्लीच हो गया, अमोनिया हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ये भी सब केमिकल्स हैं और केमिस्ट्री से ही रिलेट करते हैं। देन व्हाट इज द केमिस्ट्री रोल इन हेल्थ एंड मेडिसिन? ठीक है, हेल्थ और मेडिसिन में क्या रोल है? तो देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ड्रग्स जो कि मेडिसिन हैं, मेडिसिन की डिजाइनिंग है, उनकी सिंथेसिस है, इन सब को करने के लिए हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। है ना, हमारे पास एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो कि आपको पता होगा, एक पेन किलर हमारे पास है ना? क्या है भाई ये? एक पेन किलर है। तो जो पेन किलर है आपके पास, वो पेन किलर आप एस्पिरिन बनाते हो, और उस एस्पिरिन का यूज जो होता है, मतलब फॉर्मुलेशन जो होगा वो केमिस्ट्री के थ्रू ही होगा। ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, वो बहुत ज़्यादा यूज होती है। एंटीबायोटिक्स का यूज किस लिए होता है? टू किल बैक्टीरिया, है ना? बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। बैक्टीरिया जो हमारे पास, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। देन डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक की बात करें, दैट डायग्नोस करना, हमारी बॉडी में क्या डिसीज चल रही है, हमारी बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स कम हैं। तो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं कुछ, जैसे ब्लड एनालिसिस करने के लिए ना, भाई सीबीसी होता है कि नहीं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी करने के लिए कुछ रिएजेंट्स का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि हमारी बॉडी में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और कौन कौन से मिनरल्स वगैरह जो हैं वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं। ग्लूकोज स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है, ग्लूकोज स्ट्रिप्स का यूज करते हैं ताकि हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज है उसकी अमाउंट कितनी है, हमारे बॉडी में शुगर तो नहीं बढ़ रही है। देन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, तो हम एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिक जो पाथवेज हमारे, हम उनको समझने के लिए भी केमिस्ट्री का यूज करते हैं। देन वैक्सीन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वैक्सीन्स की केमिस्ट्री कैसी है, उसके फॉर्मुलेशन होना जरूरी, स्टेबलाइजर्स का हम यूज करते हैं टू स्टेबलाइज द वैक्सीन इन द बॉडी। ठीक है, एडजुवेंट्स का यूज करते हैं ताकि कुछ एडिशनल ऐसे कुछ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट डालें उसमें, ताकि हमारी जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी के साथ कंबाइन हो सके और हमारी बॉडी पर इफेक्टिवनेस दिखा सके। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही समझते हैं। देन कम टू द थर्ड वन, दैट इज केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक है, केमिस्ट्री का इंडस्ट्री में क्या रोल है और इकोनॉमिकल क्या रोल है? तो देखो, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स तो हमारे केमिकल ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पे बहुत मेन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, दैट इज अमोनिया। तो अमोनिया से फर्टिलाइजर बनते हैं, है ना? NH3 अमोनिया है, इससे हम अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। तो पहली बात तो अमोनिया बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अमोनिया बनता है हमारा हैबर प्रोसेस से। कैसे बनता है भाई अमोनिया? तो अमोनिया बनाने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, किसका यूज करते हैं भाई? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन की, और तब हमारा क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो H2N2 रिएक्ट करके अमोनिया बनते हैं। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक। तो हैबर प्रोसेस करना तो बहुत जरूरी है, और ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। पहले अमोनिया बनाएंगे, फिर अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, जिससे कि हमारी क्रॉप यील्ड होगी। तो देखो, इंडस्ट्रियल बेस पर तो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, बट एग्रीकल्चरल बेस पर हम क्रॉप को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। देन पॉलीमर्स एंड मटेरियल्स, है ना? प्लास्टिक्स हैं, फाइबर्स हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर लाइक फाइबर्स बनते हैं, रबर्स बनती हैं। ठीक, मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड टेक्सटाइल्स भी हम केमिस्ट्री के थ्रू यूज करते हैं। देन मेटलर्जी, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती है, कहाँ से होती है भाई एक्सट्रैक्शन? ओर से होती है। तो जो ओर है उनसे आपको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, देन उसकी रिफाइनिंग करनी होगी, एंड देन अलॉइंग करनी होगी। देन अलॉय से फिर हम स्टील और एल्यूमिनियम वगैरह बना सकते हैं, है ना? मतलब एल्यूमिनियम के अलॉय बना सकते हैं। एल्यूमिनियम का अलॉय पता है ना? एक होता है ड्यूरा एल्यूमिन। क्या होता है भाई? दैट इज ड्यूरा एल्यूमिन। इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है ना, उसको बनाने में, ड्यूरा एल्यूमिन, राइट। देन एनर्जी फ्यूल्स, पेट्रोलियम केमिस्ट्री है। पेट्रोलियम केमिस्ट्री के थ्रू हम पेट्रोलियम को रिफाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स बनाते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करके हम बैटरीज बनाते हैं, ठीक है। देन फ्यूल सेल्स हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सोलर सेल मटेरियल्स जो बनते हैं, सोलर पैनल यूज हो रहा है उसमें सोलर सेल बनेगा। वर्क तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स ही होगा, लेकिन जो मटेरियल है वो तो हमारी केमिस्ट्री से यूज होगा ना, राइट। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। देन हम बात करेंगे केमिस्ट्री एंड द इन्वायरमेंट की। तो देखो, इन्वायरमेंट से केमिस्ट्री कैसे रिलेट करती है, तो पॉल्यूशन केमिस्ट्री। आप पॉल्यूशन कैसे फैलता है, तो पॉल्यूशन के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा सोर्स क्या है। सोर्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब सोर्सेस हैं। तो वो कैसे रिलेट करते हैं, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल में, कैसे इफेक्ट लाते हैं। देन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग का मतलब क्या हुआ, भाई स्मॉग का मतलब होता है स्मोक, राइट। और स्मोक के साथ जब आप मिला देते हो फॉग को, तो स्मोक एंड फॉग जो होगा ये मिलके बनता है हमारा स्मॉग। और स्मॉग जो है वो एक बहुत हाईली डेंस, मतलब आप धुआं कह सकते हो उसको एक तरीके से, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो केमिस्ट्री के थ्रू हम पहले तो सोर्स को समझेंगे, और सोर्स समझने के बाद वो कैसे पोल्यूशन फैला रहा है उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, और साथ ही साथ उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम उसके रेमेडी पे काम करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ केमिस्ट्री के थ्रू ही हो रहा है। देन ग्रीन केमिस्ट्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हम बहुत ही सेफ केमिकल बनाने की कोशिश करते हैं, सेफ केमिकल प्रोसेस को यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकें, हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो उसको बहुत ही हम लो कर सकें। तो इन बातों को समझने के लिए भी हम केमिस्ट्री को यूज करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट है ना, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करने पड़ेंगे, लाइक क्लोरिनेशन करेंगे, कोगुलेशन करेंगे, जिसके थ्रू वाटर को ट्रीट करेंगे। देन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, है ना। एटमॉस्फेयर में केमिस्ट्री क्या रोल है, तो ओजोन डिप्लेशन, भाई यूवी की वजह से क्या हो रहा है, यूवी रेस की वजह से हमारा ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है ना। तो उसकी क्या रिएक्शंस हो रही है, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो उसको हम समझेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और क्लाइमेट में जो भी चेंज आ रहा है ना भाई, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल GW, ठीक है, GW साहब। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। तो ये सभी कुछ समझने के लिए हमें केमिस्ट्री को एनवायरनमेंट से रिलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, सबके बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि इससे हम क्रॉप पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और ये सारे जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हैं, दैट मीन्स दे ऑल आर केमिकल्स, तो केमिस्ट्री तो यूज करना ही पड़ेगा। देन सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल जो हमारी है, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, उन न्यूट्रिएंट की क्या साइकिल चल रही है, उनको सबको समझने में केमिस्ट्री यूज करनी पड़ेगी। इन फूड प्रिजर्वेशन पहले भी बताया है, प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। देन केमिस्ट्री इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो देखो, सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री, ठीक है। सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री यानी सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन जो हो रही है ना, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो देखो, सिलिकॉन डोपिंग। सिलिकॉन डोपिंग पता है क्या होता है, तो सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स हैं, उनके साथ हम कुछ मेटल्स को मिला देते हैं, और मेटल्स को मिलाने के बाद वो सिलिकॉन जो होता है वो ज्यादा कंडक्शन करने लगता है। तो अगर ज्यादा कंडक्शन करेगा तो फिर वो इजिली हमारा बहुत अच्छा एक अप्लायंस बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। देन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो देखो, नैनो पार्टिकल्स की आजकल बहुत फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स कि हम बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में तोड़ के बना सकते हैं, या छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम जोड़ करके, यानी कि जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल, उनको जोड़कर हम बड़े पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है। उसमें हम कैटलिस्ट बनाएंगे, सेंसर्स बनाएंगे। मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिनल नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल यूज होती है। कैटालिसिस। कैटालिसिस दैट इज कैटलिस्ट की डिजाइन करना, ताकि हम कैटलिस्ट को यूज कर सकें टू स्पीड अप केमिकल प्रोसेस। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, ठीक है, कोई जो रिएक्शन हो रही है उसको फास्ट कर देना, ठीक है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे कि अमोनिया सिंथेसिस में यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है ना।
जैसे यहाँ मैंने अभी आपको बताया था, उसके पहले भी बताया था कि जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बनेगा, तो इसमें हम एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे विच इज आयरन। ठीक है, आयरन कैटलिस्ट का यूज करेंगे विच इज नोन एज हैबर प्रोसेस, है ना। तो हैबर प्रोसेस को हमें ध्यान रखना है कि हैबर प्रोसेस में हमें आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जब क्रूड ऑयल होता है ना, तो उसको जब हम रिफाइन करते हैं, तो रिफाइन करने में डिफरेंट लेवल्स में जब हम अलग अलग प्रोडक्ट को निकालते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम वैक्स, पैराफिन वैक्स जैसे हम बोलते हैं, एलपीजी। तो उन सब प्रोडक्ट को अलग अलग निकालने के लिए भी हम अलग अलग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। देन अब बात आती है फंडामेंटल साइंटिफिक रोल की, कि भाई फंडामेंटल दैट मीन बेसिक ऑन द बेसिस बात करें तो केमिस्ट्री कैसे रिलेट करती है। तो देखो, फिजिक्स और बायोलॉजी को रिलेट करने का काम केमिस्ट्री का है। ठीक है, केमिस्ट्री उसके बीच में एक लिंक का काम करती है, इसीलिए इसे सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर लेवल पे के जो इंटरेक्शंस है, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे बायोलॉजी में हो, वहां से लेकर के मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर, भाई कोई एनिमल के सेल कैसे बने हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए एक तरीके से। और वो एनिमल कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर इसका। तो इन फंडामेंटल ऐसा फंडामेंटल साइंटिफिक रोल भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रोल की। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री की कुछ मेजर ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या मेजर ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। तो पहली जो ब्रांच है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें हम फिजिकल प्रिंसिपल्स को, जो कि केमिकल सिस्टम को गवर्न करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, ताकि हम समझ सकें दैट इज कि क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का, क्या अगर स्ट्रक्चर हमें निकालना है, तो हमें स्ट्रक्चर को निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा दैट इज spectroscopy का। So this is our first branch. Now come to the second branch, which is organic chemistry. Organic chemistry जिसको आपने क्लास 10 में पढ़ा है एज अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। किसके नाम से पढ़ा था भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से पढ़ा था। तो वही चैप्टर जो है वो तो बेस था। ठीक है, अब कार्बन कंपाउंड को हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, एज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की जो स्टडी है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। जैसे हम कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब कुछ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, राइट। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, मेटल से बने हुए होंगे, सॉल्ट से बने होंगे, मिनरल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री जो कहलाती है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, मेटलर्जी है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मेटल्स की रिफाइनिंग, है ना, बाय द ओर। तो ओर से हम उसको निकालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, मेटलर्जी जो पार्ट है उसका। देन हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करेंगे, और इस एनालिसिस से हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बना बताएंगे किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो दो टाइप से एनालिसिस होगी, क्वालिटेटिव यानी क्या क्वालिटी है, कितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं। देन क्वांटिटेटिव, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ये भी हम निकालेंगे। तो टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम केमिस्ट्री की कुछ चीजों को एनालिसिस करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, दैट मीन बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को मिला के बायोकेमिस्ट्री बनाया। तो जो भी लिविंग सिस्टम है, उस लिविंग सिस्टम में जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिज्म, इन सब की केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री ब्रांच को यूज करते हैं, है ना। एंजाइम एक्शन होगा तो एंजाइम जो हार्मोन से जुड़ेगा, फिर उसकी रिएक्शंस होंगी, बॉन्ड बनेंगे, डीएनए के बॉन्ड होंगे, है ना। डीएनए के कुछ बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेसिकली। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे, तो ये सभी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा, तो जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उनको हम एज एन इन्वायरमेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पढ़ेंगे ना, वाटर क्वालिटी एनालिसिस
वाटर का प्यूरिफिकेशन, वाटर की क्वालिटी कैसी है, वाटर अच्छा है कि नहीं, उसमें बीओडी किसका अमाउंट क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम कहते हैं, उनको समझने के लिए हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का यूज करेंगे। एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस को हम समझेंगे, है ना, पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। ये सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे। देन मटेरियल्स केमिस्ट्री, तो न्यू मटेरियल्स का डिजाइन करना, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मटेरियल्स केमिस्ट्री कहलाता है। अब न्यू मटेरियल्स क्या क्या है, जैसे पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, कंपोजिट, है ना, बैटरी मटेरियल्स हम बनाते हैं। देन सुपर कंडक्टर्स हम बनाते हैं, ये सभी मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। देन अनदर ब्रांच इज इंडस्ट्रियल या अप्लाइड केमिस्ट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत ही लार्ज स्केल पे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग की जा रही है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होगी, राइट। फर्टिलाइजर बनाए जाएंगे, फर्टिलाइजर प्लांट से बनाए जाएंगे। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, उसकी कुछ प्रोसेस होंगी जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाती है, कि हम केमिस्ट्री कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बेस पे कैसे लेके जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ इंडस्ट्रियल या अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस की, यानी कि केमिस्ट्री कैसे इंटरेक्ट करती है विद अदर फील्ड्स, है ना, केमिस्ट्री का अदर फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्शन है। तो जैसे कि पहली ब्रांच हम देखते हैं, सॉरी सॉरी पहली हाँ, ब्रांच ऑफ साइंस कह ही सकते हैं, दैट इज फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन, तो देखो इसमें हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ये बॉन्ड कैसे जुड़े बने हुए हैं, एटम्स कैसे बना हुआ है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो है तो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, विच इज ऑफ केमिस्ट्री, राइट। देन इंजीनियरिंग के बारे में बात करें अगर, तो इंजीनियरिंग में देखो, जो केमिकल इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो लैब प्रोसेस को करते हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि लैब में कुछ प्रोसेस करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तक लेकर जाते हैं, इंडस्ट्रियल बेस पे लेके जाते हैं, लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं। ठीक है। देन जियोलॉजी, जियोलॉजी में क्या है, जियोलॉजी में देखो बात करते हैं कि हम इस जियोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है। और अर्थ सरफेस पे जितने भी मिनरल्स हमारे मिल रहे हैं, तो मिनरल की कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, जियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन मिनरल हैं क्या, पोर्स हैं, पोर्स में है क्या, मेटल्स हैं, मेटल का क्या कंपाउंड बन रहे होंगे। तो जियोलॉजी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसीलिए जियोलॉजी जो है वो सोशल स्टडीज का पार्ट नहीं है, वो साइंस का पार्ट है, क्योंकि उसमें आपको साइंस भी पढ़नी है, बेसिकली केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर जियोलॉजी में समझते हैं। देन हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो ये भी रिलेट करती है केमिस्ट्री से, क्योंकि हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडलिंग करते हैं, दैट इज मॉडलिंग मतलब केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देन डेटा एनालिसिस, हम यहाँ पर डाटा एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच पढ़ी थी, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा जो डाटा का एनालिसिस होगा, भाई उसके लिए तो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस यूज करनी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री का इंट्रैक्शन तो इस फील्ड से है ही है, राइट। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में जैसे कि अभी पहले भी पढ़ा बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज डीएनए, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, इन सबसे बायोलॉजी भी केमिस्ट्री से रिलेट करती है और केमिस्ट्री भी बायोलॉजी से रिलेट करती है। देन बात करें मेडिसिन एंड फार्मेसी की, तो ड्रग डिजाइन करने में, उसकी डिलीवरी, दैट इज लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने में क्या हम यूज करेंगे, भाई केमिस्ट्री यूज करेंगे। देन इन्वायरमेंटल साइंस, पॉल्यूशन केमिस्ट्री होगी, उसकी जो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू रेमेडियल प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए भी केमिस्ट्री को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो दैट मीन्स केमिस्ट्री बहुत सारे फील्ड से इंटरेक्ट करती है। देन इसका सोसाइटल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, केमिस्ट्री हमारे सोसाइटी में और एज अ एथिक्स हमें केमिस्ट्री को कैसे यूज करना चाहिए। तो पहली बात तो देखते हैं यहाँ पर कि बेनिफिट्स, हमारे जो बेनिफिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पहली चीज जो हमें बेनिफिट में दिखती है, दैट इज इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, केमिस्ट्री ने बहुत ज्यादा हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया है। ठीक है। बेटर मटेरियल्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आज के टाइम पे हम देखते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इजी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। एनर्जी सोल्यूशन, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कंजप्शन चल रहा है, एनर्जी की क्राइसिस चल रही है, एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए भी हम एनर्जी के सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। और एनर्जी के सॉल्यूशंस को जब हम निकालेंगे तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है।
तो इन सब चीजों का तो फायदा है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी है। और रिस्क क्या है? केमिकल वेपन्स। ठीक। केमिकल वेपन्स यानी कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स, बहुत सारे ऐसे वेपन्स बनाए जाते हैं जो कि केमिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। और जो केमिस्ट्री पे जब बेस्ड होते हैं तो ये सभी केमिकल वेपन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्कफुल हो जाते हैं। ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल निकलता है इंडस्ट्री से, तो वो भी हमारे लिए बहुत रिस्क की बात है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है, बहुत सारी इंडस्ट्री में केमिकल हजार्डस होते हैं। ठीक है। तो उनके थ्रू बहुत सारे लोगों की जान जाती है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट हमें, सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी हमें देखने को मिली, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें लाखों लोगों की जान गई। ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो एक रिस्क है ही केमिस्ट्री से। ठीक है। एथिकल कंसिडरेशंस। अब इस चीजों को ध्यान रखते हुए हमको बहुत रिस्पॉन्सिबल यूज करना चाहिए केमिकल्स का। उनके साथ रेगुलेशन, दैट मीन्स कि उनका, उनके ऊपर रेगुलेशन, दैट मीन्स नजर रखनी चाहिए कि वो कहीं भी गलत यूज ना हो। सेफ डिस्पोजल होना चाहिए केमिकल्स का। जैसे कि कार बैटरीज वगैरह यूज होती हैं, है ना, मोबाइल बैटरी यूज होती हैं, तो अगर यूज करने के बाद वो केमिकल्स जो उसमें बैटरीज में प्रेजेंट हैं, आप उनको ऐसे जैसे तैसे कहीं भी फेंक देंगे, तो वो पोल्यूशन फैलाएंगे, वो पोल्यूटेंट की तरह काम कर लेंगे। ठीक है। तो उनका सेफ डिस्पोजल होना जरूरी है, जो आज के टाइम पे होता है। सस्टेनेबल डिजाइन। ठीक है। और हम अपने एथिक्स को ऐसे डिजाइन करें कि जस्ट लाइक हम ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज करें। ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हद तक लो एनर्जी को यूज करते हुए सेफर केमिकल्स को प्रमोट करते हुए काम करती है। ठीक है। कुछ लॉ बनने चाहिए केमिकल सेफ्टी को लेकर के, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम से कम केमिकल्स को यूज कर सके और लेस हैजार्डस केमिकल को यूज कर सके। ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान देना चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स पर कि कितना कंपोजिशन में वो प्रेजेंट है। ठीक है। कितना उसका परसेंटेज प्रेजेंट है। ये सारी बातें हमारे एथिक्स पे काम करती है कि हम केमिस्ट्री को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक। अब बात करते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस। जो हमारे पास ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल चैलेंज हैं, उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है। ठीक है। तो पहली बात हमारे पास चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का, अब देखो हम यूज करते हैं फ्यूल, और बेसिकली जो आज के टाइम पे हम फ्यूल यूज करते हैं वो पेट्रोलियम से बनते हैं। और पेट्रोलियम में मोस्ट ऑफ द कार्बन कंटेनिंग पेट्रोलियम होता है, तो फ्यूल जो होंगे वो कार्बन कंटेनिंग होंगे। और जब वो फ्यूल जलेगा तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, विच आर पॉल्यूटेंट्स। तो अगर हम ज्यादा फ्यूल को यूज करेंगे तो ज्यादा कार्बन एमिशन होगा। लेकिन अगर हम ऐसे फ्यूल बना दें जो कि लो कार्बन फ्यूल हो, यानी उसमें कम कार्बन फ्यूल बने हो, कम कार्बन प्रेजेंट हो, तो लो कार्बन फ्यूल की वजह से लो कार्बन एमिशन होगा, है ना। लो कार्बन एमिशन होगा तो लो पोल्यूटेंट्स आएंगे। लो पोल्यूटेंट्स होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान पहुंचेगा, और हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको बहुत ज्यादा रोक सकते हैं। देन कार्बन कैप्चर मटेरियल्स, हम कुछ ऐसे मटेरियल भी बना सकते हैं जो कि कार्बन को कैप्चर कर सकें। ठीक है। उसको पकड़ कर रख सकें, उसको कैप्चर कर लें, तो वो कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में कम जाएगा। सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी की बात की थी हमने, जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री की बात की थी ना। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? ग्रीन केमिस्ट्री की बात की थी। तो बेटर बैटरीज हमें बनानी चाहिए। सोलर सेल का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। ठीक। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करेंगे तो जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा भाई? वाटर बनाएगा। तो वाटर कोई पोल्यूटेंट है क्या? नहीं। वाटर कोई पोल्यूटेंट नहीं है। तो वाटर जब पोल्यूटेंट नहीं है तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो बहुत हाई कैलोरी का एक फ्यूल है। ठीक है। बहुत हाई कैलोरी का फ्यूल है। तो अगर हाई कैलोरी मिलेगी मतलब हाई एनर्जी मिलेगी। तो हाई कैलोरी हाई एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में साथ पोल्यूटेंट भी नहीं बनाएगा, वाटर बना देगा। तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, व्हीकल जो इंडस्ट्रीज हैं, वो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अपने व्हीकल्स में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑटोमोबाइल्स, ठीक, और बहुत सारे इंडस्ट्री में भी हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है। तो वो अभी टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं फूड एंड वाटर सिक्योरिटी की। तो पहले भी हम लोगों ने देखा है कि एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स को यूज करके हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है।
डिसैलिनेशन यानी कि सलाइन वाटर जो है, उस सलाइन वाटर की दैट इज सलाइन वाटर की अगर हम प्योरिफिकेशन करें तो हम प्योर वाटर ला सकते हैं, यानी कि समुद्र के पानी को भी हम पीने लायक बना सकते हैं डिसैलिनेशन से। तो उसके लिए बहुत सारे प्योरिफिकेशन मेथड हमें यूज करने पड़ेंगे। तो वो हमारे फूड एंड वाटर सिक्योरिटी बताते हैं कि यस, हम किस तरह से वाटर को सिक्योर कर सकते हैं, फूड को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, दैट इज हेल्थ क्राइसिस की। तो हेल्थ क्राइसिस को रोकने के लिए हम बहुत सारे ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, रैपिड ड्रग बना सकते हैं जो इमीडिएट वर्क करें उन बीमारियों पे। वैक्सीन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब देखो, वैक्सीन से याद आई होगी आपको, कोविड, ठीक है, कोविड कोविड टाइम पर जो एक ये पैंडेमिक था, तो कोविड में हमने वैक्सीन को यूज किया। और वैक्सीन किससे बनी है? केमिस्ट्री से। तो कोविड को रोक पाए हम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। तो इन बातों को भी हमें बहुत मतलब ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक सो कि बहुत सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस उनको हम दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। इसलिए भी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कैरियर्स की। ठीक है, ये कौन कौन से कैरियर्स हैं जहां पर हम केमिस्ट्री को यूज करते हैं? जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट, आप एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो एकेडमिक में, ठीक है, इंडस्ट्रियल बेस पे। देन केमिकल इंजीनियर, आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हो। फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हो, जहाँ पर आप मेडिसिनल केमिस्ट बन जाओगे, तो मेडिसिनल फील्ड में आप केमिस्ट्री यूज करोगे। फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हो। तो जैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे कहीं क्राइम होता है तो क्राइम पर काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट छूटे होते हैं, मर्डर कैसे हो रहा है, उसमें डीएनए की जांच करनी है, उसमें ये जो केमिकल्स कुछ डाल करके रिएक्शंस करा के हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी कितने दिन पुरानी हो चुकी है ना। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट का यूज भी केमिकल्स के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू ही होता है। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, ये तो आप जान ही रहे हो, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करना, पॉल्यूशन को दूर करना, उसके लिए केमिस्ट्री यूज करना है। देन मटेरियल साइंटिस्ट, आप न्यू मटेरियल्स जो बना रहे हो उसके लिए एज अ मटेरियल साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल की तरफ वर्क करते हैं, दैट मीन्स क्वालिटी चेकिंग जो होती है, राइट। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, आप बहुत सारे लैब में एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की तरफ वर्क कर सकते हैं इफ यू नो द केमिस्ट्री। एंड यू कैन वर्क एज अ टीचर ऑल्सो लाइक मी। ठीक है, टीचर की तरह भी वर्क कर सकते हो। यू कैन टीच केमिस्ट्री टू योर स्टूडेंट्स, टू अदर्स ऑल्सो। ओके, सो दैट मीन्स कैरियर्स बहुत अच्छे हैं इफ यू यूज द केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लोज होता है। मतलब हमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो हमारा क्लोज होता है। तो अब हम कुछ क्विक मेमोरी एड्स देखते हैं एंड कुछ निमोनिक्स को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्विक मेमोरी एड है, दैट इज कैम। सी, सी से क्या है भाई? सेंट्रल साइंस है। एच से हेल्थ है। ई से एनवायरनमेंट है और एम से मटेरियल है। यानी कि हम कुछ चीजें हैं, केमिस्ट्री को फुल फॉर्म हम कह सकते हैं। केमिस्ट्री वो है जो कि सेंट्रल साइंस है, हेल्थ से रिलेट करती है, इन्वायरमेंट से भी केमिस्ट्री रिलेट करती है, और मटेरियल्स में तो काम करते ही करती है। ठीक है, अब अगर आपको ब्रांचेस याद रखनी है, भाई हमने इतनी सारी ब्रांचेस पढ़ी थी, तो ब्रांचेस को याद करने के लिए न्यूमेरिक यूज कर सकते हो आप, PAIOMB। ठीक है, P फॉर फिजिकल, A फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री, I फॉर इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, O फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, M फॉर मटेरियल केमिस्ट्री, B फॉर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इन न्यूमेरिक से आप उसको याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वी कैन शॉर्ट डू द शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और बहुत ही छोटे में इसका आंसर देंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाई इज केमिस्ट्री कॉल्ड द सेंट्रल साइंस? केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कनेक्ट्स फिजिक्स विद बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स को बायोलॉजी से कनेक्ट करता है, एज अ लिंक कनेक्ट करता है, एंड अदर साइंस को भी रिलेट करता है, कनेक्ट करता है by explaining material composition and transformation। कैसे करना रहता है भाई? तो मटेरियल का क्या कंपोजिशन है उसके बारे में केमिस्ट्री बताता है। ठीक है, उसकी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक, ये सारी बातें केमिस्ट्री करता है, इसलिए केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि हमें 3 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बताइए केमिस्ट्री के। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में मतलब एज अ प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और उनका क्या रॉ मटेरियल होता है। देखो, पहला इंडस्ट्री में बनाते हैं अमोनिया, जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज होता है। तो अमोनिया बनाने के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसके रॉ मटेरियल हैं, और उनको हम हैबर प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। देन सीमेंट एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना, सीमेंट है। तो सीमेंट को बनाने के लिए हमें लाइमस्टोन चाहिए। लाइमस्टोन क्या होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देन पॉलीएथिलीन, जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं, है ना।
पॉलीथीन भी कहते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो जो पॉलीथीन है वो एथाइलिन से बनता है और पेट्रोलियम क्रैकिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, तो पॉलीएथाइलिन को हम एज अ पॉलीथीन यूज करते हैं, तो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल, ओके, वेयर केमिस्ट्री सॉल्व्स एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये तो अभी हमने देखा है ना, कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो होती है उनमें केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले करता है। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है डेवलपमेंट ऑफ कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट बना सकते हो, वो कैटलिस्ट जो कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड है उनको कम कर सके। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एमिशन होता है ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, उसको कम कर देंगे तो क्या होगा भाई, पोल्यूशन कम हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। राइट, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देन व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री, वो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है उसका एक प्रिंसिपल बताइए। तो केमिकल प्रोसेस जिससे कि हम रिड्यूस या एलिमिनेट कर सके हैजार्डस सब्सटेंस को, वो क्या कहलाती है भाई, हमारी ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस डिजाइन करना जिससे हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, या एलिमिनेट ही कर दें। किसको एलिमिनेट कर दें, हैजार्डस सब्सटेंस को हमारे इन्वायरमेंट से। तो वो केमिस्ट्री के थ्रू ही हम मतलब उसका अल्टरनेट लेकर आएंगे, इसलिए उसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम रिन्यूएबल फीड स्टॉक को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस, यानी जो बार बार यूज नहीं हो रहे हैं उनकी जगह पे कुछ ऐसे चीजों को यूज कर सकते हैं जो कि बार बार यूज हो सकते हों। तो फिर केमिकल वेस्ट बहुत ही कम होगा, हजार्डस केमिकल बहुत ही कम यूज होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक। अब अगर इस टॉपिक की एक क्विक रिवीजन कर ली जाए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में हम ये बातें करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा केमिस्ट्री स्टडी करती है मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिर हमने सीखा कि जो केमिस्ट्री वो सेंट्रल साइंस है, तो मल्टीपल फील्ड में उसकी एज अ सेंट्रल साइंस पर काम करती है। हमारे एवरीडे लाइफ में, मेडिसिन में, मटेरियल्स, फ्यूल्स और इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। हमने उनकी कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल्स एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, फिर हमने जाना केमिस्ट्री हैज इनेबल्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, बट ऑल्सो ब्रिंग्स इन्वायरमेंटल एथिकल चैलेंजेस, है ना, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास। इसलिए हमें सस्टेनेबल और ग्रीन केमिस्ट्री यूज करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो अब इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जहां पर हम न्यू टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे इन दिस चैप्टर। देखो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट है केमिस्ट्री का। तो है तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसमें सारे आप बेसिक समझोगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, एंड कमेंट कि आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पसंद आई, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए आप। थैंक यू सो मच।